रात के करीब 12 बजे थे। रोहन अपने गांव जाने के लिए एक सुनसान बस स्टॉप पर बैठा था। सड़क एकदम सुनसान थी, एक भी गाड़ी आ जा नहीं रही थी और ऊपर से बाहर इतनी तेज बारिश और बिजली कड़क रही थी कि किसी के भी रूह कांप जाए। तभी रोहन के फोन पर उसकी माँ का फोन आता है। हेलो, हाँ माँ बोलो। बेटा रोहन, कहाँ तक पहुँचे तुम? निकले या नहीं अभी तक? हाँ माँ, निकल गया हूँ और बस स्टॉप पे भी पहुँच गया हूँ। अभी थोड़ी देर में बस भी आ जाएगी और सुबह होते होते गांव पहुँच जाऊंगा। फिक्र मत करो। जल्दी आजा बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत आज सुबह से और बिगड़ गई है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रहा है। वो बार बार तेरा नाम ले रहे हैं। माँ, मैं आ रहा हूँ ना, तुम रोना मत। पिताजी से कहना उनका रोहन रास्ते में है, जल्दी उनके पास होगा। अच्छा बेटा, एक बात सुन। हाँ बोलो माँ। वो जो पुराना कच्चा रास्ता है ना, हाईवे क्रॉसिंग से गांव तक, जो जंगल की तरफ से जाता है, रात में उस तरफ से मत जाना। बस वाले से कहना कि तुझे लंबे रास्ते से ही गांव छोड़ दे, भले ही देर हो जाए। माँ, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा। रात में अकेले चलने से डर नहीं लगता मुझे, और वैसे भी टाइम बचाना है, पिताजी से जल्दी मिलना है। बेटा वो बात नहीं है, वो रास्ता खैर छोड़, बस अपना ध्यान रखना। पहुंचकर फोन करना, चाहे कितनी भी रात हो जाए। ठीक है माँ, चलो ठीक है। लग रहा है बस आ रही है माँ, मैं फोन रखता हूँ। फोन कट जाता है। तभी सड़क पर दूर से हेडलाइट्स की रोशनी आती है। वो बस आकर रोहन के सामने आकर रुकती है। रोहन बस के अंदर चढ़ जाता है। बस में बस गिनी चुनी सवारियां थीं। रोहन खिड़की वाली सीट पर बैठता है। तभी बस का कंडक्टर रोहन से बोलता है, बेटा, कहाँ तक जाना है इतनी रात को? काका, रामपुर गांव तक जाना है। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी पहुंचना जरूरी है, इसलिए मैं सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकता। रामपुर अच्छा गांव है, पर बेटा ये बस तो सिर्फ हाईवे क्रॉसिंग तक जाती है। वहां से गांव करीब 3 किलोमीटर पैदल पड़ता है। कोई बात नहीं काका, मैं चल लूंगा, बस किसी तरह जल्दी पहुंचना है, इतना ही सोच रहा हूँ। बेटा एक बात कहूँ, क्रॉसिंग से गांव जाने के 2 रास्ते हैं। एक लंबा जो सीधी सड़क से जाता है करीब 5 किलोमीटर, दूसरा छोटा जो पुराने पीपल के पेड़ वाले कच्चे रास्ते से जाता है सिर्फ 3 किलोमीटर। तो छोटा वाला ही ठीक रहेगा ना काका, टाइम बचेगा। रास्ता तो छोटा है बेटा, पर उस तरफ रात को कभी कभी अजीब बातें सुनने में आती हैं गांव वालों से। बस इतना कहूंगा, अगर कोई मोमोज का ठेला दिखे रास्ते में तो वहां रुकने से पहले एक बार सोच लेना। काका, इतनी रात को जंगल के रास्ते में मोमोज का ठेला कौन लगाएगा भला? आप भी मजाक करते हैं। बेटा, मैं इस रूट पर पिछले 15 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। बहुत बार लोगों से सुना है कि उस कच्चे रास्ते पर पीपल के पेड़ के पास रात के वक्त एक बूढ़ा आदमी दिखता है। कभी कभी वहां किसी चीज के जलने की बदबू और मोमोज बनाने की खुशबू भी आती है। मोमोज बनने की खुशबू इतनी सुनसान जगह पर? यह बात थोड़ी अजीब नहीं है? हाँ बेटा, गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वहां कभी कोई हादसा हुआ था बरसों पहले। उसके बाद से ही ये सब सुनने में आता है। मैं खुद तो कभी उस तरफ से नहीं गुजरा रात में, पर जो सवारी उस रास्ते से जाती हैं वो अक्सर लौटकर अजीब अजीब बातें बताती हैं। बस वही मुझे थोड़ा बहुत पता है बस। काका, लोगों का काम होता है बातों का बतंगड़ बनाना। अगर कोई चीज हुई हो तो लोग उसे 100 गुना बढ़कर बढ़ाते हैं। गांव वाले लोगों की आदत होती है। हो सकता है बेटा तू सही कह रहा हो, पर फिर भी अगर कोई मोमोज का ठेला या ऐसा कुछ दिखे रास्ते में तो वहां रुकने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। ना रुके तो अच्छा रहेगा। ठीक है काका, ध्यान रखूंगा। वैसे भी मुझे रुकने का टाइम नहीं है, सीधे गांव पहुंचना है। अच्छी बात है। बस एक सलाह और दूंगा, रास्ते में कोई तुमसे बात करे, कुछ पूछे तो ज्यादा देर मत रुकना, जवाब देकर आगे बढ़ जाना। ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं काका?
कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं बेटा, बस बुजुर्गों की बातें हैं, सुनी सुनाई। हो सकता है सब वहम हो, पर सावधानी बरतने में क्या हर्ज है ना? आप सही कह रहे हैं काका, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे भी मुझे किसी से बात करने का ज्यादा टाइम नहीं है, बस जल्दी से जल्दी गांव पहुंचना है। बस अपने रफ्तार में अंधेरे को चीरते आगे बढ़ते जा रही थी। बाहर बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। माहौल और एकदम डरावना हो गया था। बाहर बिजलियां कड़कने और कुत्तों की रोने की आवाज आ रही थी। तभी काका रामस बोलते हैं, वैसे बेटा, तेरे पिताजी का नाम क्या है? शायद मैं जानता हूँ। इस इलाके में कई सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत लोगों को जानता हूँ। गिरधारी लाल काका, सब उन्हें गिरधारी काका के नाम से जानते हैं गांव में। अरे गिरधारी काका, कैसे नहीं जानूंगा भला। बहुत नेक इंसान है वो। एक जमाने में मेरे भी उनसे अच्छी जान पहचान थी। अच्छा हुआ जो तू जा रहा है उनसे मिलने। ऐसे वक्त में अपनों का साथ ही सबसे बड़ा सहारा होता है। हाँ काका, इसीलिए तो इतनी रात को भी निकल पड़ा। पता नहीं कितना वक्त बचा है उनके पास। हिम्मत रख बेटा, भगवान पर भरोसा रख। अच्छा ये बता, अकेले चलने की आदत है ना तुझे? डरता तो नहीं ना रात बिरात? नहीं काका, शहर में तो अक्सर देर रात तक लाइब्रेरी से लौटता हूँ अकेला। आदत हो गई है। और वैसे भी गांव का रास्ता है, कोई शहर जैसा खतरा थोड़ी है। शहर और गांव के खतरे अलग अलग होते हैं बेटा। शहर में तो इंसानों से डरना पड़ता है, यहाँ कुछ और ही चीजों से सावधान रहना पड़ता है कभी कभी। काका बार बार ये इशारों में बात क्यों कर रहे हैं? साफ साफ बता दीजिए ना, किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? ठीक है बेटा, सुन। ये बात लगभग 30 साल पुरानी है। उस पीपल वाले रास्ते पर बरसों पहले एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। घना कोहरा था उस रात और 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी। फिर क्या हुआ काका? कहते हैं उस हादसे में एक आदमी की जान चली गई थी। वो आदमी वहीं मोमोज का ठेला लगाया था, वहीं उसी मोड़ पर। तब से लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस रास्ते पर भटकती है, राहगीरों का इंतजार करती है। काका, ये तो बस एक कहानी लगती है। गांव देहात में ऐसी कहानियां आम होती हैं, डराने के लिए बनाई जाती हैं। हो सकता है बेटा तू सही हो। मैं भी यही सोचकर हंस देता हूँ ज्यादातर। पर जब इतने सालों से एक ही बात हर किसी की जुबान पर सुनूं, तो मन में एक कोना शक भी करने लगता है। खैर, तू पढ़ा लिखा लड़का है, ज्यादा मत सोच इन बातों पर। बस सतर्क रहना, इतना ही कहूंगा। ठीक है काका, ध्यान रखूंगा। वैसे काका, अभी कितनी देर लगेगी मेरा गांव आने में? बस बेटा, आने वाला है। 10-15 मिनट में तेरा गांव आ जाएगा। रोहन उन काका के बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और खिड़की से बाहर देखने लगता है। फिर करीब 2 बजे बस हाईवे क्रॉसिंग के पास जाकर रुकती है। रोहन उस बस से उतर जाता है। फिर बस आगे बढ़कर अंधेरे में गुम हो जाती है। रोहन के अलावा कोई भी सड़क पर खड़ा नहीं था, न कोई जानवर, न कोई इंसान। बस कुत्तों की रोने की आवाजें आ रही थी। फिर रोहन अपनी टॉर्च ऑन करता है और कच्चे रास्ते की तरफ से बढ़ने लगता है। जैसे जैसे कच्चे रास्ते पर बढ़ती जा रहा था, अजीबोगरीब जानवरों की आवाज और अचानक से बहुत सारा कोहरा पता नहीं कहां से आ गया था। रोहन उस कोहरे में आगे बढ़ रहा था, तभी दूर से थोड़ी रोशनी नजर आई। ये क्या? इतनी रात को यहाँ रोशनी? शायद कोई दुकान होगी या किसी का घर। रोहन धीरे धीरे पास जाता है। एक छोटा सा मोमोज का ठेला। एक बुजुर्ग आदमी सफेद बाल और सफेद कुर्ते पहने हुए थे, चूल्हे पर मोमोज की भाप में बना रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल आम इंसान जैसा ही था। तभी मोमोज वाला रोहन को देखकर बोलता है, आओ बेटा आओ, इतनी रात को अकेले इस सुनसान रास्ते पर कहाँ निकल पड़े? रोहन उनको देखकर चौंक जाता है। फिर किसी तरह हिम्मत करके बोलता है, बाबा जी आप यहाँ अकेले? मैं रामपुर जा रहा हूँ, मेरे पिताजी बीमार हैं, उनसे मिलने के लिए मैं शहर से आया हूँ। रामपुर? बहुत पुराना नाता है मेरा उस गांव से बेटा।
बरसों हो गए पर आज भी हर गली हर मोड़ याद है मुझे। किसके यहाँ जा रहे हो? मेरे पिताजी हैं वहाँ, गिरधारी लाल। पूरा गांव उन्हें गिरधारी काका के नाम से जानता है। नाम सुनते ही जैसे मोमोज वाले के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर कुछ देर बाद रोहन से बोलता है, गिरधारी लाल, हाँ जानता हूं उन्हें, बहुत भला आदमी है वो। बैठो बेटा, थके हुए लगते हो, बारिश भी बहुत तेज हो रही है, थोड़ी देर रुक जाओ और गर्मा गर्म मोमोज खाओ, फिर आगे की राह पकड़ना। नहीं बाबा जी, धन्यवाद, पर मुझे जल्दी पहुंचना है, मेरे पिताजी की हालत ठीक नहीं है। बेटा, जल्दी में तो सब रहते हैं इस दुनिया में, पर कभी कभी थोड़ा रुक जाना ही सही रास्ता होता है। 10 मिनट से क्या फर्क पड़ेगा, बैठो आराम से खाओ। रोहन वहां रुकना नहीं चाहता था, लेकिन मोमोज वाले की बात सुनते ही उसे पता नहीं क्या हो गया। वो चुपचाप बेंच पे बैठ जाता है। रोहन मोमोज खाता है और उसे मोमोज बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तभी वो उन बाबा से बोलता है, अरे वाह, ये स्वाद तो बिल्कुल बिल्कुल मेरी दादी के हाथ के मोमोज जैसा है। इतने सालों बाद ये स्वाद याद आ गया। रोहन की बात सुनकर मोमोज वाला थोड़ा सा चौंक जाता है और उससे बोलता है, तुम्हारी दादी भी मोमोज बनाती थी? हाँ बाबा जी, बचपन में जब भी गांव जाता था, दादी सबसे पहले मोमोज ही बनाकर खिलाती थी। कहती थी ये उनका खास नुस्खा है, किसी और को नहीं बताया कभी। पर वो तो बहुत साल पहले गुजर गई, मैं तब बहुत छोटा था। कैसे गुजरी वो? अगर बुरा ना मानो तो पूछ लूं। बाबा जी, मुझे पूरी बात पता तो नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी कहते थे कि तुम्हारी दादी की जान मेरे छोटे भाई की वजह से गई है और वो उनसे हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। अब आखिर किस वजह से मेरी दादी की जान गई थी, ये बात तो मुझे पूरी नहीं पता। रोहन की बात सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आ जाता है और वो एकदम शांत हो जाते हैं। तभी रोहन उनसे घबराकर बोलता है, अरे क्या हुआ बाबा जी, आप अचानक से इतना उदास क्यों हो गए और ये आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गया? बहुत साल पहले, बहुत साल पहले। बहुत साल पहले क्या बाबा? आप बहुत अजीब तरीके से बात कर रहे हैं, साफ साफ बताइए ना। बेटा, एक बात पूछूं मैं तुमसे? जी बाबा जी, पूछिए। तुम्हारे पिताजी को आखिरी बार कब देखा था तुमने? 5 साल पहले बाबा जी। पढ़ाई की वजह से शहर में बहुत व्यस्त रहा। अब जब पता चला कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है, तभी निकल पड़ा। बेटा, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार चलते हैं, भले ही जिस मंजिल के लिए वो रास्ता बना था वो मंजिल कब की पीछे छूट चुकी हो। बाबा जी, आप जो बातें कर रहे हैं ना, वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही हैं। तभी अचानक एक बहुत तेज हवा का झोंका आता है, बिजली बहुत तेज कड़कती है और वो बाबा अपने असली रूप में आ जाते हैं। रोहन उन्हें देखकर एकदम डर जाता है, क्योंकि अब वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भटकती हुई आत्मा थी और रोहन कब से किसी इंसान से नहीं बल्कि एक आत्मा से बात कर रहा था। तभी रोहन डर कर किसी तरह बोलता है, तुम कौन हो? मुझे जाने दो। डरो मत बेटा, मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने तो बस बहुत लंबे समय से इंतजार किया है किसी के आने का। आप आखिर हैं कौन? मैं वही हूं बेटा, जिसकी वजह से तुम्हारी दादी की जान चली गई थी। मैं और कोई नहीं, तुम्हारा चाचा रामू हूं। उस रात मैं माँ को अपनी गाड़ी से लेकर घर आ रहा था, लेकिन मेरा और तुम्हारी दादी का एक्सीडेंट हो गया था और माँ जी की जान चली गई थी। फिर तुम्हारे पापा ने मुझसे सारे रिश्ता तोड़ दिया था और घर से भी निकाल दिया था। यही सब सोचते सोचते मैं इसी जगह पर आकर आत्महत्या कर लिया। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। ये सब कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। यही सच है बेटा, और मैं मोमोज इसलिए सबको देता हूँ क्योंकि ये मेरी माँ की निशानी है, मतलब तुम्हारी दादी की निशानी।
इसलिए मैं आए गए लोगों को मुफ्त में मोमोज खिलाता हूं। लेकिन लोगों के अंदर मेरे प्रति इतना डर बैठ गया, अब इस रास्ते से कोई नहीं आता। पर आप इतने सालों में कभी पिताजी के पास क्यों नहीं गए? क्या पता आप उनसे माफी मांगते वो आपको माफ कर देते। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकता था, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने कसम दी थी कि आप अगर दोबारा मेरा चेहरा कभी देखेंगे तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। इसलिए मैं कसम से बंधा हुआ था। रोहन की आंखों में आंसू आ जाता है और चारों तरफ एकदम सन्नाटा फैल जाता है। सिर्फ और सिर्फ बारिश और बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। तभी रोहन बोलता है, रामू चाचा, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। बेटा, तुम मेरा एक काम करोगे? जी चाचा, बताइए, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। एक बार अपने पिताजी से मेरी तरफ से माफी मांग लेना। मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी इस बंधन से। जरूर चाचा, मैं आपकी ये सारी बात पिताजी से जरूर बताऊंगा। ठीक है बेटा, फिर अब तुम घर के लिए निकलो। रात बहुत हो गई है और भैया की तबीयत भी ठीक नहीं है। अब तुम यहां से जाओ। रोहन उन बाबा की बात मान लेता है और वहां से निकल जाता है। फिर थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंच जाता है। बाहर उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी। माँ, मैं आ गया। अरे मेरा बेटा आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं माँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। पिताजी की तबीयत कैसी है अब? बेटा, तेरे पिताजी अब होश में है। डॉक्टर ने बोला अब वो खतरे से बाहर है। रोहन कमरे के अंदर जाकर अपने पिताजी के बेड पर बैठ जाता है। तभी पिताजी बोलते हैं, अरे मेरा रोहन बेटा आ गया। मुझे पता था तू जरूर आएगा। हाँ पिताजी, मैं आ गया। अब देखना, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। वैसे बेटा, रास्ता कैसा रहा? सब कुछ ठीक तो रहा ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? रोहन एक पल के लिए शांत हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि पिताजी को वो सारी बात बताएं या ना बताएं। फिर वो हिम्मत करके बोलता है, पिताजी, मुझे रास्ते में रामू काका मिले थे। इतना सुनते ही पिताजी का चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी वो रोहन से बोलते हैं, क्या ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे रामू काका की मृत्यु तो बहुत साल पहले ही हो गई है, तो तू उनसे कैसे मिल सकता है? हाँ पिताजी, मैं जानता हूं उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन आज भी उनकी आत्मा उसी रास्ते पर भटक रही है जहां पर उन्होंने आत्महत्या करी थी। और मेरे भाई की आत्महत्या सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती की वजह से ही हुई है। नहीं पिताजी, वो आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, बल्कि उन्होंने मुझसे कहा तुम मेरी तरफ से भैया से माफी मांग लेना। बरसों से मेरे दिल में एक बोझ था बेटा। हम दोनों भाइयों में एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया था और उसे मैंने कसम दे दी थी कि कभी भी वो मुझे अपना चेहरा ना दिखाए। उसे इस बात की बहुत सदमा लग गया और उसने आत्महत्या कर ली। जब से वो हादसा हो गया, मैंने कभी खुद को माफ नहीं किया। पिताजी, उन्होंने मुझसे कहा कि उनके दिल में आज भी उतनी ही इज्जत है जितनी पहली थी। अब आप भी उन्हें माफ कर दीजिए और खुद को भी। पिताजी एक पल के लिए शांत हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं, रामू भाई, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, लेकिन अगर हो सके तो माफ कर देना। कमरे में एक अजीब सी शांति छा जाती है और उधर रामू की आत्मा भी इस बंधन से मुक्त हो जाती है। कुछ रिश्ते मौत के बाद भी माफी और मोहब्बत की डोर से बंधे रहते हैं, जैसे कि रामू और रोहन के पिताजी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मिस्ट्री टून को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।